चलिए डिस्कस करते हैं आज के 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। निम्नलिखित में से किस प्रकार के रिएक्टर का प्रतिनिधित्व भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, थर्मल रिएक्टर, फ्यूजन रिएक्टर, ग्रेफाइट रिएक्टर या फिर ब्रीडर रिएक्टर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, ब्रीडर रिएक्टर। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हाल ही में न्यूज़ में है। मैं आपको इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जो कि आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि उससे एमसीक्यू बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की न्यूक्लियर जर्नी में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव हुआ है हाल ही में 6 अप्रैल को, जब प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव की है। अब समझते हैं यह क्रिटिकलिटी का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फ्यूजन चेन रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया है वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सके, स्वयं चला सके, उसको क्रिटिकलिटी के मापदंड पे मापा जाता है। यह रिएक्टर ऑफिशियली फ्रेंड्स अलाइव हो गया है और इसको पीएफबीआर कह रहे हैं। इसकी कैपेसिटी है फ्रेंड्स 500 मेगावाट और इसकी लोकेशन है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? तो तमिलनाडु में कलपक्कम में। और सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है फ्रेंड्स? भारत रशिया के बाद दूसरा कंट्री बना है जिसके पास ऑपरेशनल कमर्शियल ब्रीडर रिएक्टर है। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया है फ्रेंड? तो इसको डेवलप किया है IGCAR अर्थात इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने, और ये ऑपरेट करता है भाविनी के अंदर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करता है। इसका कोर साइंस समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले सिंपल भाषा में कहें तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें जितना फ्यूल खर्च होता है उससे ज्यादा नया फ्यूल जनरेट होता है। फ्रेंड्स, यह रिएक्टर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के साथ साथ नया फ्यूल भी जनरेट करता है। अब ब्रीडर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ब्रीड अर्थात जन्म देना, जनरेट करना। तो इसलिए इसका नाम ब्रीडर रिएक्टर है, क्योंकि यह नया फ्यूल भी जनरेट कर रहा है। इसमें न्यूट्रॉन बहुत फास्ट स्पीड से मूव करते हैं। क्योंकि ये फास्ट स्पीड से मूव करते हैं, इसलिए इसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। इसमें नया फ्यूल कैसे बनता है फ्रेंड्स? तो इसमें क्या होता है कि इसमें चारों तरफ U-238 का एक ब्लैंकेट लेयर होती है। जब फास्ट न्यूट्रॉन इससे टकराते हैं तो यूरेनियम 238 को यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में बदल देते हैं, जो कि एक नया फ्यूल बनता है। इसमें MOX फ्यूल अर्थात मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल यूज होता है, जो प्लूटोनियम और यूरेनियम का मिक्स होता है। नॉर्मल रिएक्टर के मुकाबले, जो कि पानी यूज करते हैं कूलेंट के रूप में, इसमें लिक्विड सोडियम यूज होता है अर्थात पिघला हुआ सोडियम मेटल, क्योंकि वह न्यूट्रॉन की स्पीड कम नहीं होने देता। इसमें बचे हुए फ्यूल को रिसाइकल करके फर्स्ट यूज किया जाता है, क्योंकि प्लूटोनियम भी एक फ्यूल के रूप में काम करता है और प्लूटोनियम ही जन्म लिया है, जिससे कचरा बहुत कम होता है। भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में यह दूसरी स्टेज है। कलपक्कम में बना पीएफबीआर रिएक्टर इसी पर बेस्ड है। इसका मकसद है कि भारत के पास जो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है उसे फ्यूचर में फ्यूल की तरह यूज किया जा सके। यह नॉर्मल रिएक्टर के मुकाबले यूरेनियम का बहुत बेहतर यूज करता है और नेचुरल यूरेनियम से कहीं ज्यादा एनर्जी निकाल कर देता है। सीधी बात यह है फ्रेंड्स कि एफबीआर एक पंथ दो काज करता है, बिजली भी बनाता है और फ्यूल भी जनरेट करता है। अब इसके 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं। फ्रेंड्स, स्टेज 1 में यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर होता है। स्टेज 2 में पीएफबीआर, जिसके बारे में हम अभी तक जाने, वो होता है। और स्टेज 3 में थोरियम साइकिल U-233 प्रोडक्शन होता है। इससे फाइनल क्या गोल अचीव होता है कि थोरियम का यूटिलाइजेशन भी होता है और भारत के पास इसके ह्यूज रिजर्व्स हैं। भारत का लॉन्ग टर्म प्लान है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी से जनरेट किया जाए 2047 तक।
जब भारत विकसित भारत बनने का प्लान बना रहा है। तो दोस्तों, PFBR जो रिएक्टर है वह भारत की एनर्जी जो डिपेंडेंसी है उसको बहुत हद तक पूरा करेगा। और आपको एक फन फैक्ट भी बताऊं फ्रेंड्स, भारत के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत संशोधक का निर्माण किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, GRSC, MDL, HAL या फिर BEL। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स GRSC। GRSC क्या है फ्रेंड्स? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, सॉरी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, जब हम नेवी की बात करते हैं तो अक्सर वारशिप, सबमरीन्स और मिसाइल की याद करते हैं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल का। और इसी कैटेगरी में एक मेजर एडिशन हुआ है हाल ही में, INS संशोधक, जो 30 मार्च 2026 को भारतीय नेवी को डिलीवर किया गया था। अब समझते हैं ये कोई नॉर्मल शिप नहीं है, यह एक SLV है। SLV मतलब सर्वे लार्ज वेसल, और यह इस कैटेगरी का चौथा वेसल है। अच्छा, इससे पहले कौन कौन से वेसल हुए हैं? तो इससे पहले जो वेसल आए हैं ये तो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं संशोधक की। इससे पहले कौन कौन से वेसल आए हैं? तो इससे पहले आए हैं संधा, संध्याक, निर्देशक और इक्षाक। इस वेसल को बिल्ड किया गया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता द्वारा, जो भारत की एक मेजर डिफेंस शिप बिल्डिंग PSU है, अर्थात पब्लिक सेक्टर यूनिट। अब इसकी डिजाइन और कैपेबिलिटी के बारे में कुछ जानते हैं। इस वेसल की अप्रॉक्स लेंथ 110 मीटर की है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है वो 3400 टन के लगभग है, और इसकी जो स्पीड है वह 18 नॉट से भी ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं वह 80% इंडिजिनस कंटेंट है, मतलब भारत में बने हुए कंटेंट हैं। इसका कोर रोल क्या है फ्रेंड्स? तो इसका रोल है हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना, मतलब पानी की सतह के नीचे जो भी क्या क्या है, कहाँ कहाँ कौन सी चट्टाने हैं, क्या क्या मौजूद है, उस बारे में सर्वे करना, नेविगेशन रूट मैपिंग करना, और हार्बर जो अप्रोच होती है उसको स्टडी करना। और दोस्तों ये कैसे करता है? तो इसमें लगे होते हैं कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज जिसकी मदद से ये करता है, जैसे कि AUV अर्थात ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, ROV रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, DGPS डिफरेंशियल GPS। यह वेसल कैपेबल है फ्रेंड्स कोस्टल और डीप वाटर सर्वे करने में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन निगमित सेवा क्षेत्र उद्योग को वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, RBI, नीति, NSO या फिर सेबी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स NSO। फ्रेंड्स, एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस NSO द्वारा किया जाता है। इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में पॉलिसी मेकिंग गेस वर्क, पेपर पर कोई गेस वर्क नहीं रहा है, यह डाटा पर डिपेंड करता है। और इसी डायरेक्शन में हाल ही में एक मेजर एक्शन लिया गया है, एक मेजर स्टेप लिया गया है। अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है ASISSE अर्थात एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस। यह जो सर्वे लॉन्च किया गया है यह NSO द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि MOSPI के अंतर्गत काम करता है। अब ये MOSPI क्या है फ्रेंड? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब समझिए, यह भारत का पहला सर्वे है जो एक्सक्लूसिवली इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर को टारगेट करता है। मतलब कंपनीज जो रजिस्टर्ड हैं कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत और LLPA एक्ट 2008 के तहत। इसका ऑब्जेक्टिव है क्रिएट करना एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस जो शो करे सर्विस सेक्टर की रियल परफॉर्मेंस को। इसके स्केल के बारे में बात करें तो यह कवर करता है 1.2 लाख
एंटरप्राइजेस को पूरे भारतवर्ष में। फ्रेंड्स, इसको जो लीगल बैकिंग मिलती है वह कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के तहत मिलती है। यह डाटा क्या कलेक्ट करता है? तो यह कलेक्ट करता है GVA अर्थात ग्रॉस वैल्यू एडेड, एम्प्लॉयमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। और यह सॉफ्टवेयर कॉम्प्लीमेंट करता है ASI को अर्थात एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, और ASUSE को अर्थात एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए यूज होता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 सर्वे की बात की है, ASISSE, एक दूसरा ASI और ASUSE। ASISSE के बारे में बहुत कुछ बताया मैंने आपको, चलिए ASI के बारे में जानते हैं। ASI जो है वह है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। यह हर साल कंडक्ट किया जाता है। और कब से कंडक्ट किया जा रहा है? तो यह कंडक्ट किया जा रहा है 1960 से। किसके द्वारा? ये भी NSO2 के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अच्छा, इसका प्रिंसिपल सोर्स ऑफ डाटा जो होता है वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। खास बात इसमें यह है। अब ASUSE की बात करें तो यह कंडक्ट किया जाता है NSO द्वारा ये भी। और अच्छा, इसका जो डाटा है यह कौन सा है? यह जो डाटा लेता है वह नॉन एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड और सर्विस एंटरप्राइजेस का डाटा लेता है। और ये लॉन्च हुआ था 2021 में। मतलब इन तीनों ये जो 3 हैं आपके सर्वे पोर्टल, ASISSE, ASI और ASUSE, इससे 360 डाटा कवरेज मिल जाता है भारत को, JTP की बेटर एस्टिमेशन के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, जो साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व भी संभाल रहे हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, ग्वेन फू, टू लैम, ली हंग या फिर ट्रांडाल। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स टू लैम। ये है श्री टू लैम। अब थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी ऐसे डेवलपमेंट भी होते हैं जो क्वाइटली पावर इक्वेशन को चेंज कर देते हैं। और वियतनाम में हाल ही में अप्रैल 2026 का इलेक्शन एक ऐसा ही टर्निंग पॉइंट रहा है वियतनाम के लिए। टू लैम को अप्रैल 2026 में इलेक्शन के बाद 2 टॉप पोजीशन मिल गई हैं। और यह शौक ये नहीं है कि ये उनको पावर मिली है। शौक ये है कि नेशनल असेंबली जो वहाँ की वियतनाम की है उसमें 495 में से 495 लॉ मेकर्स ने उनको यूनानिमसली सपोर्ट किया है। दोस्तों, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। पहली बार ऐसी पावर वियतनाम के फाउंडर जो रहे हैं उनमें से एक थे हो ची मिंह, उनको मिली थी। इसके बाद क्या होता था कि वियतनाम में 4 मेन हेड होते थे या 4 मेन पावर स्ट्रक्चर कह सकते होते थे, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और नेशनल असेंबली चेयरमैन। अब जो जनरल सेक्रेटरी हैं ये भी टू लैम हैं और ये कब से हैं? ये जनवरी 2026 से थे जनरल सेक्रेटरी वियतनाम में। अब यह प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं अप्रैल 2026 में। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के? वियतनाम के, ले मी हुंग। और जो नेशनल असेंबली चेयरपर्सन है वो है लुंग क्रोंग। तो एक ही व्यक्ति के पास 2 मेजर पावर आ गई है। इससे हो सकता है कि आगे चल के इनके पास सारी पावर आ जाए। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वियतनाम में एक पार्टी सिस्टम है जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम सोल रूलिंग पार्टी है। और जो नेशनल असेंबली है वहाँ की, वह हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसका ड्यूरेशन 5 साल का होता है। एक व्यक्ति के पास आने से पावर बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है और बहुत कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। वियतनाम की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करें तो वियतनाम फॉलो करता है यूनिक कॉन्सेप्ट, बम्बू डिप्लोमेसी। मतलब जैसे बम्बू फ्लेक्सिबल होता है लेकिन टूटता नहीं है, वैसे ही वियतनाम भी अपने रिलेशन सबके साथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैनेज करता है, पर किसी एक तरफ पूरा झुकाव नहीं करता ताकि टूट टूट पाए। वह चाइना के साथ भी अपने टाइज रिलेशन मेंटेन करके रखता है और यूएस के साथ भी रिलेशन मेंटेन करके रखता है।
जिससे वियतनाम का दोनों से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। यूएसए का पास्ट में बहुत रहा है, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, और चाइना से हाल फिलहाल में चलता फिरता रहता है। क्यों? 9 डैश लाइन के कारण। टू लैम जो है फ्रेंड्स, यह एक मेजर कैंपेन कर रहे थे, ब्लेजिंग फर्नेस, जो कि एक एंटी करप्शन ड्राइव था। इस कैंपेन में काफी हाई लेवल लीडर्स को उन्होंने रिमूव किया और इनडायरेक्टली पॉलिटिकल राइवल्स को भी एलिमिनेट कर दिया था। उन, उनका कहना है कि वियतनाम को अपनी जीडीपी पर फोकस करना चाहिए। वियतनाम जो है फ्रेंड्स, वह फास्टेस्ट ग्रोइंग एशियन इकोनॉमी में से एक है और वह एशियन का मेंबर भी है, आसियान का। और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी में एक मेजर कंट्री भी है। मतलब जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना था, कोरोना के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने डिसाइड किया, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज ने, कि चाइना से हटाकर कुछ अलग कंट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो उसमें वियतनाम एक मेजर रोल प्ले करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अजरबैजान की भौगोलिक स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मध्य एशिया, कॉकस, बाल्कन या स्कैंडिनेविया। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, कॉकस। दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस अभी बहुत चल रही है। वो है अजरबैजान। यह लोकेटेड है एक स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड पर, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच। इसके नॉर्थ में रशिया आता है, नॉर्थ वेस्ट में जॉर्जिया, वेस्ट में अर्मेनिया जिसके साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, साउथ में ईरान और ईस्ट में कैस्पियन सी। इसकी कैपिटल है बाकू, जो एक मेजर पोर्ट, इकोनॉमिक और एनर्जी हब भी है। भारत के पर्सपेक्टिव से भारत और अजरबैजान ने हाल ही में बाकू में एक बायलैटरल टॉक्स किए हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स कि अजरबैजान जो है वह खुलकर अनेकों बार पाकिस्तान के सपोर्ट में भी गया है कश्मीर के इश्यू को लेकर, और भारत के विरोध में भी उसने कई काम किए हैं। इसलिए भारत ने भी बाद में अपना रुख अर्मेनिया की तरफ मोड़ा था और अर्मेनिया का सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तट रेखाओं पर पाए जाने वाले टार बॉल्स मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस स्रोत से बनते हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कच्चा तेल, प्लास्टिक कचरा, सीवेज कीचड़ या रेत का जमाव। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, कच्चा तेल। दोस्तों, जब भी ऑयल स्पिल होता है तो बनते हैं तार बॉल, जो कि छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। यह जो तार बॉल क्या होते हैं, यह तो तेल का जो चिपकना वाला पार्ट होता है उससे, और जो वहां का रेसिड्यू रह जाता है, और कुछ रिएक्शन से यह बॉल के रूप का फॉर्म बन लेते हैं। और यह बहाव में, ओशन के बहाव में जो है बीच तक आ जाते हैं, मतलब तट तक आ जाते हैं, जिससे मराइन लाइफ जैसे कि फिश, शीबर्ड और कछुओं को बड़ी दिक्कत होती है, और जो ह्यूमंस वहां पे रहते हैं आज, उनको भी बड़ी दिक्कत होती है। भारत में इसकी भी वैरायटी पाई गई है, गुजरात से गोवा तक, खासकर मानसून पीरियड में अप्रैल से सितंबर के बीच। हाल ही में हम इस बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि MOEFCC मतलब एनवायरमेंट ऑफ फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं इसकी मॉनिटरिंग और डिस्पोजल के लिए। उनका कहना यह है कि जो भी ये जो ऑयल स्पिल्स होते हैं किसी भी टैंकर के कारण या किसी भी कारण से समुद्र में, तो उनको यह जो पोल्यूशन उनके द्वारा किया जाता है उनको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। साथ में जो ये पोल्यूशन बीचेस पे आ जाता है उसको भी साफ सफाई का जो है पूरा खर्चा उन्हीं लोगों को उठाना पड़ेगा जिसके द्वारा यह पोल्यूशन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक वैश्विक खाद्य वस्तुओं की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को मासिक आधार पर ट्रैक करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, CPI, WPI, IIP या FFPI। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, FFPI। FFPI क्या है फ्रेंड्स? तो ये है FAO फूड प्राइस इंडेक्स, FFPI। दोस्तों, जब ग्लोबल इकोनॉमी की बात होती है तो एक इंडिकेटर बहुत पावरफुल होता है, FFPI। यह इंडेक्स मेजर करता है इंटरनेशनल फूड कमोडिटी प्राइसेस को हर मंथ।
और मार्च 2026 का डाटा एक इंपॉर्टेंट सिग्नल दे रहा है। यह इंडेक्स 128.5 पॉइंट पर पहुंच गया है और यह दूसरा लगातार महीना है जब यह इंडेक्स बढ़ा है 2.4% की दर से। इसका जो मेन रीजन है वो है जो वेस्ट अपना ईरान और यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट, साथ में रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट। चूंकि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से फूड प्राइसेस इफेक्ट हुए हैं क्योंकि खाने की वस्तुओं की कमी हुई है, और ईरान और यूएसए के कॉन्फ्लिक्ट से फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के कारण जो वस्तुएं हैं, खाने की वस्तुएं और भी चीजों की वस्तुएं, उनके दाम भी बढ़े हैं, जिस कारण से यह इंडेक्स जो है बढ़ा है, जो कि एक चिंता की बात है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभयारण्य में हाल ही में रामपुर घास के मैदान में काले हिरण का पुनः बचाया गया है? काले हिरण को पुनः बचाया गया है। आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कान्हा, बारनवा पारा, सिमलीपाल या बांदीपुर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, बारनवा पारा। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ स्पीसीज को बचाना नहीं होता, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को रिस्टोर करना होता है। और इसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्लैक बक्स अर्थात काले हिरण को री इंट्रोड्यूस करना रामपुर ग्रासलैंड सेंचुरी में। और यह लोक सेंचुरी लोकेटेड है महासमुंद डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, जिसका एरिया अप्रॉक्स 245 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसका नाम आया है दो फॉरेस्ट विलेजेस से, बार और नवापारा। अब जॉग्राफी समझते हैं। इसकी वेस्ट बाउंड्री बनाता है बालमदेही रिवर और नॉर्थ ईस्ट में मार्क करता है जोंक रिवर। अच्छा, मेन पॉइंट यह है कि ब्लैक बक रीइंट्रोड्यूस क्यों किए गए हैं, क्योंकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हर्बिवोरस क्रूशियल होते हैं। यह मेंटेन करते हैं वेजिटेशन बैलेंस और प्रे बेस। इससे प्रेडेटर को भी फूड मिलता है और पूरा इकोलॉजिकल चेन जो है वह स्टेबल रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ ने अत्यंत पतली फोटोनिक संरचना में अवरक्त प्रकाश को फंसाना संभव बनाया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, सिलिकॉन, ग्राफीन, MoSe2 या क्वार्ट्ज। तो इसका सही जवाब है MoSe2 अर्थात मोब्लिडिनम डाइसेलेनाइड 2। वैसे मोब्लिडिनम डाइसेलेनाइड ही इसका सही नाम है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल्बाइडिनम डाई अर्थात 2 सेलेनाइड। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है और इसी फील्ड में साइंटिस्ट ने अचीव किया है एक इनक्रेडिबल ब्रेक थ्रू। उन्होंने इंफ्रारेड लाइट ट्रैप को ट्रैप करके एक अल्ट्रा थिन स्ट्रक्चर में, सिर्फ 40 नैनोमीटर थिक स्ट्रक्चर में अल्ट्रा जो लाइट होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, उसको ट्रैप किया है। ये आप भी समझते हैं फ्रेंड्स कि लाइट को ट्रैप करना बहुत मुश्किल होता है, पर इन्होंने बहुत पतला स्ट्रक्चर बनाया जिसके बीच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण वह लाइट ट्रैप हो गई है। यह वही है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप चाहें तो मैं अगले किसी टॉपिक में दे दूंगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किन पदार्थों को उनके बने रहने की प्रकृति के कारण आमतौर पर फॉरवर्ड केमिकल्स कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, PFAS, CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन या ओजोन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, PFAS। दोस्तों, एनवायरमेंट पोल्यूशन की दुनिया में एक टर्म बहुत फेमस हो जाता है, PFAS, जिसे हम फॉरएवर केमिकल्स समझते हैं, फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं। अब इन्हें फेवरेट फॉरएवर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पर और पॉलीफ्लोरो एल्कलाइन सब्सटेंसेस होते हैं और यह सिंगल केमिकल 4700 से ज्यादा कंपाउंड का ग्रुप होता है। इनकी सबसे डेंजरस प्रॉपर्टी होती है, इनमें होता है कार्बन फ्लोराइड बॉन्ड, जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड में से एक है। इससे ये नेचुरली डिग्रेड नहीं होते हैं और एनवायरमेंट में परसिस्ट रहते हैं बहुत सालों तक, हजारों सालों तक। यह सॉइल में धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं, मतलब बहुत साल लग जाते हैं। वाटर पानी में भी जल्दी से एक्यूमुलेट नहीं होते हैं।
और आदमी या किसी पक्षी की जीवन जो बॉडी होती है, उसमें भी ये अपने फॉर्म में बने रहते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। चलिए, अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था आईपीएसओएस के व्हाट वरीज द वर्ल्ड सर्वे 2026 में निम्नलिखित में से किस देश में लगभग 65% सार्वजनिक आशावाद दर्ज किया गया है। आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, भारत, फ्रांस, पेरू या जर्मनी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, भारत। दोस्तों, किसी भी कंट्री की रियल स्टेट जीडीपी नंबर से नहीं, बल्कि लोगों के कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म से मेजर होती है, और इसी को मेजर करता है आईपीएसओएस सर्वे। यह सर्वे अभी हाल ही में कंडक्ट हुआ था 29 कंट्रीज में, और इसका रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला डाटा पॉइंट यह है कि 65% भारतीय बिलीव करते हैं कि उनकी जो देश है वह सही दिशा में जा रहा है। मतलब अच्छा, ग्लोबल जो इसका वो है, वो कितने लोग बिलीव करते हैं अपने अपने देशों के बारे में, तो सिर्फ 39%। तो भारत में यह एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है। मतलब भारतीय अपने देश की दिशा के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, मैं ये कहूंगा। चलिए, अब कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, एमएसआरटीसी द्वारा 2026 में डिजिटल बस यात्रा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया है। एनसीएमसी, फास्टैग, रुपे कार्ड या मेट्रो कार्ड। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स, अगर आपको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।